तो तुम लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई नवेली धांसू सीरीज में। वैसे तुम लोग भी बोर हो गए होगे ना एक ऐसी स्टोरी सुन के जहां एमसी या तो बिल्कुल ही लूजर होता है, उसे एक सिस्टम मिलता है, वो धीरे धीरे करके उसकी हर जगह पे मदद करता है और वो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। या तो एक ऐसी स्टोरी जहां पर एमसी हमेशा से ही एक स्ट्रांग पर्सन होता है और वो कुछ भी करता रहता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरी में भी सब कुछ है, डंजन्स, पावर, सुपरनेचुरल एबिलिटीज, स्किल, सब कुछ हमेशा की तरह वैसा नॉर्मल में ही रहता है। पर इसमें एमसी के पास कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशल पावर भी नहीं है। उसके पास जो कुछ भी है वो है उसकी खुद की स्किल्स। पर ऐसे तो तुम लोगों ने स्टोरी सुनी होगी जहां पर अपना एमसी खुद की स्किल को और भी ज्यादा पावरफुल करते करते बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। इसमें यूनिक क्या है? इसमें यूनिक यह है कि अपना हीरो एक इलीगल स्मगलर है। और इलीगल स्मगलर अब मतलब कि तुम लोग समझ गए होगे। बस मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभी जो तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में ये लोग देखने वाले हो इस एपिसोड में, वो बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा जब तुम लोग आगे देखोगे, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में कुछ ज्यादा खतरनाक है। अपना हीरो जो गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड पे राज करने वाला जो ये जो काम करता है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए ये देखो, क्योंकि ये बेस वाला है, ये भी बहुत ही ज्यादा धांसू है। पर अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो तुम लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊं, क्योंकि पार्ट 2 कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। मैं उसे इसी के साथ जोड़ के एक्सप्लेन करने वाला था, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। तुम लोग कुछ ज्यादा ही कमेंट कर रहे हो और अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और एक एपिसोड बनाने के लिए, तो बस मैं ऐसे ही बना के फटाफट से डाल दिया है मैंने। तुम लोगों को अब मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फटाफट से जाओ और इसको एंजॉय करो। पर हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हमें एक एकेडमी में दिखाते हैं। वहां पर दो लोग बात कर रहे थे कि आज का पेपर कुछ ज्यादा ही लंबा था, तो उसका दूसरा दोस्त जवाब देता है, हाँ क्योंकि तूने अपने सारे आंसर्स पेपर पे लिख दिए थे और बाद में अपनी खाली आंसर सीट को उन लोगों की तरह ताड़े जा रहा था। और तभी इन दोनों को कुछ रंबलिंग की आवाज आती है, तो ये दोनों भी वहां पर देखने लग जाते हैं। हमें दिखाते हैं वहां पे बहुत सारे मिलिट्री व्हीकल्स कुछ लोगों को ले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे भी इस ट्रांसपोर्टेशन को बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे साइड में लड़कियां भी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ में कर रही थी और इनको बहुत ज्यादा एडमायर कर रही थी। तो ये दोनों भी बात करने लग जाते हैं कि ये लोग कोई स्पेशलाइज एडवेंचरर्स नहीं है, ये लोग किसी स्पेशल स्कूल से हैं। तो काले वालों वाला बंदा कहता है, हाँ ये उसके लोगों से देख के बता सकता हूँ कि ये वॉरियर स्कूल से है। फिर हमें इस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। बिना किसी वार्निंग के वो सब कुछ शुरू हो गया। फिर हमें यहाँ पे बहुत सारी जलती हुई सिटीज को भी दिखाया जा रहा था बैकग्राउंड में, और हमें बताते हैं कि बहुत सारे ब्लू पोर्टल्स ओपन होने लगे, बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने इस वर्ल्ड पे हमला कर दिया। इन मॉन्स्टर की इस असीमित शक्ति का सामना इंसानियत बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। पर कुछ समय के बाद साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि अर्थ के जैसा एक और वर्ल्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पर उस वर्ल्ड के साथ कुछ तो अजीब हुआ। किसी और कारणों की वजह से वो वर्ल्ड एक एक करके पूरी तरीके से टूटने से लग रहा था और एक दिन वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और उस प्लेनेट के कुछ पीसेस ट्रेवल करते हुए अपनी अर्थ पे भी आके गिरने लगे, क्योंकि जब वो प्लेनेट एक्सप्लोड हुआ तो वहां पर स्पेस में भी क्रैक आ गया था। उसके बहुत सारे पीसेस उस क्रैक में से आके हमारी अर्थ पे भी गिरने लगे, जिसके कारण अब हमारा प्लेनेट उस दूसरे प्लेनेट के साथ जुड़ गया था, जिसके कारण अजीब सी म्यूटेशन से ऑकर होने लगी। तभी एक लड़की कुछ नोटिस करती है और वो उस तरफ सबका ध्यान केंद्रित करती है। हमें दिखाते हैं कि सिटी के बीचों बीच एक जाइंट ट्री ग्रो हो चुका था और ऐसे ही करते करते मॉन्स्टर्स, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं इंसानियत को खत्म करने की कगार पे ला चुकी थी। और अब अर्थ इन्हीं मॉन्स्टर्स का घर हो चुका था। लगभग अर्थ का 17% हिस्सा इन मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और इंसानों का इस लैंड पे से अब कब्जा पूरी तरीके से खत्म सा हो गया था। और इसी अर्थ के पार्ट को कहा जाने लगा डेंजर जोन। फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को दिखाया जाता है, तुम लोग भी इसको याद रखना। हमें दिखाते हैं एक सोल्जर को एक मॉन्स्टर ने पकड़ा होता है अपने हाथों से और उसके सर को वहीं पे ही एक मसल देता है मॉन्स्टर, और ये सब उसका एक दोस्त देख रहा था और ये देख के उसकी भी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। यूजुअली ये एरिया मॉन्स्टर से भरे ही रहते थे और ऐसे मॉन्स्टर से भरे हुए एरिया को ये लोग कहते थे डंजन्स। और उस वर्ल्ड से जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स इवॉल्व हुए, उन सब के पास कुछ तो ऐसी एक स्टेटस विंडो टाइप रहती थी जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन थी। और इस मॉन्स्टर का नाम था हॉर्न्ड हॉरर, मतलब कि एक हॉर्न वाला हॉरर, मतलब खौफ। अरे तुम लोग समझ ही गए होंगे। और हमें दिखाते हैं कि इस मॉन्स्टर ने भी अपने सोल्जर को सेंस कर लिया होता है और वो सोल्जर भी नोटिस कर लेता है कि इसने हमको देख लिया है। और हमें दिखाते हैं कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल पूरी किलिंग इंटेंट के साथ उस सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है और वो सोल्जर भी अपनी गन निकालता है और वो अपने कांग्रेट का बदला लेने के बारे में सोचता है और वो ओपन फायर कर देता है। ये मॉन्स्टर फुल स्पीड में बढ़
लड़ रहा होता है, गोलियां भी उससे टकरा रही होती हैं, पर ये मुश्किल से उसको स्क्रैच ही कर पाता है और वो मॉन्स्टर आके सीधा एक ही पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट के साथ वो सोल्जर भी अपना खून खांस देता है और वो भी दूर जाके एक दीवार से टकराता है, जिससे वो दीवार के भी बुरे हाल हो जाते हैं। यहाँ मुश्किल से ये सोल्जर अब अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। हमें बताया जाता है कि इंसानियत को इस हमले की कोई वार्निंग नहीं थी, क्योंकि अचानक से स्पेस क्रैक ओपन हुए और ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने लगे और हमें इस सोल्जर की पूरी स्टेटस विंडो भी दिखाई जाती है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना सब कुछ 0-0 पे ही था। इंसानियत के पास कोई एबिलिटी थी ही नहीं, इंसानियत अब इस हालत में थी नहीं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इस सोल्जर की ही भांति अब इंसानियत खत्म होने वाली थी, पर हम थोड़े बहुत लकी भी थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करने के लिए जाता है, हमें बताते हैं कि सिर्फ डिसास्टर ही नहीं आया था इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में आई थी कुछ सुपर नेचुरल पावर। हमें वही जगह दिखाई जाती है जहां पर ये लोग लड़ाई कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के पंच को अपने हीरो ने आसानी से अपने हाथों से पकड़ लिया था, उसने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो एक पंच से एफर्टलेसली उस मॉन्स्टर को हराने लग जाता है। अब अर्थ के लॉस के द्वारा जो इंसानियत के जेनेटिक्स, उनकी पावर, उनके पोटेंशियल और उनके लिमिट्स को होल्ड बैक करके रख रही थी, अब वो सारी चेन्स एक झटके में टूट चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि उस सोल्जर ने अब उस मॉन्स्टर को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। वो अपनी पावर से थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो कर रहा था, पर अब मॉन्स्टर और इंसान इक्वल फुटिंग्स पे खड़े हुए थे और वो दोनों ही जब लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, हमें दिखाते हैं कि उस सोल्जर की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और रैंक बी से सीधा स्ट्रेंथ रैंक ए तक पहुंचा लेता है। फिर वो उस मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उठा के पटक देता है। इतने जायंट मॉन्स्टर के जब ऐसे हालत होती है तो वो एक ही झटके में वहीं पे ही मारा जाता है और वो कोई स्ट्रगल नहीं कर पाता। हमें बताते हैं कि भले ही अर्थ पे ये सारे ह्यूमंस ने इस डिजास्टर का सामना किया था, पर सबने एबिलिटीज अलग अलग ही अवेकन की थी और जिसने स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज को अवेकन किया, उन्होंने उनको ट्रेन करके और पावरफुल बनने का सोचा। और हमें दिखाते हैं कि सोल्जर ने भी पावरफुल बनने का ही सोचा था और जिन जिन लोगों ने पावरफुल एबिलिटीज को अवेकन किया, उन लोगों ने वापस से उन्हीं डंजन्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना वापस शुरू कर दिया और अब ये लोग एजेंट्स बन चुके थे जो कि सिर्फ एक ही पर्पस के लिए काम करते थे और इन्हें एडवेंचरर कहा जाने लगा। और ये एडवेंचरर्स अनगिनत मॉन्स्टर के सामने भी पूरे फोकस के साथ बिना डरे लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे और इसी तरह डंजन्स का एरा खत्म हुआ और हंटर्स का एरा की शुरुआत हुई और पूरी इंसानियत ने इन हंटर्स की इन अचीवमेंट की सराहना की और वो इनकी ताकत से बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हुए। धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी पे नए नए एडवेंचरर्स को जन्म देने के लिए बहुत सारी अकेडमीज और ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी और कोरिया की सबसे बेस्ट अकेडमी का ही रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। पिछले 25 साल से इन्होंने ही सबसे अच्छे अच्छे एडवेंचरर्स को जन्म दिया, जिसे सोल्जर हाई स्कूल या फिर वॉरियर अकेडमी भी कहते हैं। और हम फिर से इसी अकेडमी में जाते हैं जहां पर ये दोनों बच्चे बात कर रहे थे। एक बताता है दूसरे को, क्या तुम्हें पता है कि ये लोग डंजन में जाते हैं बस टेस्टिंग के लिए, ताकि वो बता सके डंजन में कैसा चलता है यहाँ पर। तो दूसरा बच्चा कहता है, हे क्या होगा अगर वो वहां पर मारे गए तो? इसीलिए तो वो लोग अपनी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं, ऐसे ही कोई लुल्लू पुच्चू बच्चा उसमें थोड़ी जा सकता है। तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा ताकि उस अकेडमी में एडमिशन भी ले सको। तभी इन दोनों को कुछ चीखने की आवाज सुनाई देती है तो ये लोग भी उस तरफ देखने लगते हैं। तो हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बातें कर रही होती है। वाह डैम, ये तो कितना ज्यादा अच्छा दिखने वाला है, वाह इसकी स्किन तो देखो कितनी ज्यादा सुंदर है। ये लड़कियां एक बंदे पे बिल्कुल ही ज्यादा लट्टू हो चुकी हैं और हमें इस बंदे को भी दिखाते हैं। ये एक हाफ एल्फ है, ये अपनी एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन की वजह से इतना ज्यादा हैंडसम एंड अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? उसका दोस्त हो जाता है, तुझे नहीं पता, ये बंदा टीवी पे अक्सर आता रहता है, इसका नाम है डी ऑफ जॉय और अब से हम इसको जॉय ही बुलाएंगे। इसके फादर एक फेमस एडवेंचरर हैं और इसकी मम्मी एक एल्फ हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जीनियस है और ये एडवेंचर के सबसे पावरफुल लेवल तक पहुंचेगा। फिर ये बंदा भी इन लड़कियों को नोटिस करता है और वो एक प्यारी ही स्माइल देता है इन लड़कियों की तरफ। ये सोल्जर हाई में फर्स्ट ईयर के अंदर है और ये 14 बार डंजन से वापस आ चुका है। तो उसका दोस्त इससे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है और वो कहता है, हाँ मुझे तो नहीं लगता ये इतना भी कुछ खास है। तो उसका दोस्त कहता है, वो तुम तो बस जेलस हो रहे हो। पर वो बंदा यहाँ पे आर्ग्यू करने लग जाता है इससे, तो वो बंदा भी इसको इग्नोर करता है और उसके पीछे नोटिस करता है कि उसका दूसरा दोस्त भी आ रहा है। तो उसको इन्वाइट करता है उसके साथ हैंग आउट करने के लिए, पर अपना हीरो पोलाइटली इनको मना कर देता है। हाँ यही है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। तुम्हें थोड़ा सा भोला भाला सा लग रहा होगा, पर इसकी भोली वाली शकल पे मत जाना। चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। उसका दोस्त कहता है, हे अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए और कई काम हो सकता है, काम छोड़ो और मैं साथ आओ। पर उसका दूसरा दोस्त उसके पेट में कोहनी मारता है और वो कहता है, या वेल मेरे ख्याल से तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो गुड लक। यहाँ पे वो अपना पेट पकड़ के लेटा होता है। तो अपना हीरो कहता है, ठीक है तो अब अगले हफ्ते मिलते हैं। यहाँ पे वो पेट पकड़ के लेटा, अपना हीरो तो जा चुका होता है। उसका दूसरा दोस्त कहता है, हे थोड़ा सा सेंसिटिव रहे, पहले देख लिया
अगर तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है जेयोंग इतना मेहनत किसके लिए करता है। हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर जेयोंग किसी एल्डरली पेशेंट की केयर कर रहा होता है जो कि अपने हॉस्पिटल बेड पे होता है। यहाँ पे रिटर्न करते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट पे जहाँ पर वो कुछ देख रहा होता है जिससे उसकी आंखें भी नम हो रही होती है। वो अपने फोन पे एक वेब मैसेज देख रहा था जहाँ पर उसे रिमाइंडर दिया जा रहा था कि तुमने मई और जून के हॉस्पिटल बिल्स को पे नहीं किया था। तभी किसी चीफ का मैसेज आता है, वो पूछता है तुम्हारा आज का टेस्ट कैसा था, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ काम है। फिर हमें इस एल्फ को दिखाते हैं जो कि उन लड़कियों की तरफ हाय हेलो कर रहा था, पर तभी वो भी कुछ नोटिस करता है और उसकी नजर भी अपने हीरो की तरफ जाती है। वो इसको घूरने लग जाता है तो उसका दोस्त सा उसके बगल में बैठता वो भी कहता है हे क्या हुआ, इस बंदे ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ। जॉय कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। पर वो मन में कहता है ओह क्या ये सच में मेरी इमेजिनेशन ही थी। हमें यहाँ पे अपने हीरो को भी दिखाते हैं, वो भी मजे में यहाँ से जा रहा होता है पर वो फ्रस्ट्रेशन के साथ कहता है मैं और काम नहीं करना चाहता। फिर हमारा सीन चेंज होकर किसी टूटी फूटी सी बिल्डिंग में आता है जहाँ पर अपना हीरो कुछ तो बाईपास करते हुए आ रहा था। पर तभी कोई कहता है लो वो यहाँ पर आ गया, हेलो बोलो इसको। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर उसका बॉस था और उसके साथ एक बुढ़ा और उसका एक बॉडीगार्ड। उसका बॉस यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है, वो कहता है ये दोनों आज तुम्हारे क्लाइंट हैं। हमें इसके बॉस के स्टेटस में भी दिखाई जाती है, इसका नाम हम बुलाएंगे जी वांग। ये 37 साल का है और ये एक ब्रोकर है, ये कभी डंजन में नहीं गया ऐसा स्टेटस विंडो में लिखा है, पर इसका रियल पास्ट के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ अपने हीरो कहता है ठीक है नाइस टू मीट यू। पर तभी यहाँ पे बुढ़ा चिल्लाने लग जाता है क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैंने तो सोचा तू अपना बेस्ट वर्कर मेरे लिए असाइन करने वाला है। पर उसका बॉस यहाँ पे नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये मेरा बेस्ट ही है। तो वो बुढ़ा चिल्लाने लग जाता है क्या तू मुझे स्टूपिड समझता है। वो अपने गुस्से को शांत करता है और इसके पास आते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुन कमीने, मैं तुम जैसे इडियट के साथ यहाँ पे स्कैम होने के लिए नहीं आया हूँ। तो उसका बॉस कहता है तू कुछ ज्यादा ही तेज नहीं बोल रहा है। अब वो बुढ़ा भी और इरिटेट होने लग जाता है, वो कहता है अब इस बच्चे को यहाँ से दफा करो और मेरे सामने किसी ऐसे को लाओ जो अपने काम में माहिर हो, वरना तुम इस मजाक के लिए अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे। पर तभी अपना हीरो कहता है हे बड़े बंदे। वो उसके सामने के खड़े बॉडीगार्ड को चिल्ला रहा होता है, वो कहता है हे क्या तू पहले एडवेंचरर था। वो अपनी शर्ट को उतारता है और वो कहता है ओ सॉरी शायद तू एडवेंचरर पहले रहा होगा, अब तो बस एक गार्ड है, इसीलिए तो उस बुड्ढे के पीछे बेवकूफों की तरह खड़ा खड़ा बस ताड़ रहा है। ये सुन के तो ये बुड्ढा भी बहुत हैरान हो जाता है, वो कहता है ये कमीना। पर तभी वो गार्ड कहता है बॉस। हमें दिखाते हैं इसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया और वो अपने हाथ पर चटकाते हुए कहता है अब कन्वर्सेशन करने की कोई बात ही नहीं है, मुझे पक्का पता है कि अगर मैं इसके थोड़े से हाथ पैर तोड़ दूंगा ना तब इसको अच्छा सा सबक सीखने को मिलेगा। हमें इसकी स्टेटस विंडो भी दिखाई जाती है जहां से हमें पता चलता है कि ये 81 बार डंजन्स में जा चुका है। यहाँ अपना हीरो पीछे की तरफ देखता है, उसका बॉस तो बस चैन से बैठा हुआ होता है। पर तभी पीछे से वो गार्ड चिल्ला रहा होता है अगर तू अब अपने सेंसेस में आ चुका है तो चुपचाप अपनी घुटनों पे जाता है और यहाँ पे भीख मांग चुपचाप। यहाँ पर अपने हीरो कहता है हे भगवान मैं तो डर गया, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर भीख कैसे मांगते हैं। और अब अपने हीरो को भी गुस्सा आ गया है, वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी बाहें ऊपर करते हुए यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और हमें इसकी भी स्टेटस विंडो दिखाते हैं, इसका नाम जो कि तुम्हें पहले से ही पता है, ये डंजन हाई में पड़ता है और ये भी फर्स्ट ईयर में ही है, पर ये एक डंजन स्मगलर है। हाँ ये इलीगल चीजों को स्मगल करता है। क्या तुम लोगों ने भोला वाला बच्चा समझा था क्या, ये डंजन से 371 बार वापस आया है। फिर हमें डंजन के स्मगलर्स के बारे में बताते हैं, हमें एडवेंचर के बारे में बताते हैं जो डंजन में जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, मॉन्स्टर्स को हराते हैं, वहां पे उनको रिवॉर्ड मिलता है बहुत सारे। पर उन रिवॉर्ड को मजा लेने के वजह जैसे ही वो डंजन से बाहर निकालने लगते हैं वहां पर आ जाता है यहाँ पर एक एजेंट जो गवर्नमेंट का होता है, वो उनके सारे ट्रेजर को इंस्पेक्ट करता है। भले यहाँ पर सारा काम एडवेंचर्स नहीं किया हो पर यहाँ पर गवर्नमेंट फिर भी बीच में आती है, क्योंकि इन डंजन्स में से जो रिवॉर्ड होते हैं कोई कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। अगर वो ऐसे ही स्मगल होते रहेंगे, यहाँ पे लोग ऐसे ही उनका यूज करने लगेंगे बिना परमिशन के, तो उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाती है पब्लिक। इसके लिए वो यहाँ पे सारे ट्रेजर्स को इंस्पेक्ट करते हैं और डंजन एसोसिएशन उसके ट्रेजर के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स भी लगाती है। हाँ पर यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि टैक्स पे ही नहीं कर सकते, वो सीक्रेटली अपने ट्रेजर्स को स्मगल करते हैं और यहाँ पे पीछे के रास्ते से वहां पे निकल जाते हैं। यहाँ पे अगर वो लोग पकड़े नहीं जाते तो सोसाइटी इनकी वजह से खतरे में भी पड़ सकती है। तो इसीलिए सब लोगों को ये अलर्ट किया जाता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही कोई लोग दिखें तो हमें जरूर रिपोर्ट करें। हम वापस से प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, यहाँ पर ये बुड्ढा इसकी तरफ देख रहा होता है, यहाँ पर ये बॉस तो बस सिगरेट पी रहा होता है। वो इससे कहता है हे तू यहाँ पर क्या सच में ये सब होने देने वाला है क्या। यहाँ में इन लोगों को भी दिखाते हैं, ये दोनों अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए आमने सामने आ गए होते हैं। यहाँ पर उसका बॉस कहता है क्या हुआ, आप तुम इतना आगे आने के बाद डर गए हो क्या। पर तो बुड्ढा चिल्लाने लग जाता है हे तुम लोगों को डरना चाहिए, वो मेरा गार्ड बहुत ज्यादा नेस्टी टेम्पर वाला है, उसका रिटायरमेंट का रीजन कोई इंजरीज नहीं थी, वो इसीलिए था क्योंकि उसने अपने टीममेट्स को ही अटैक किया था। अगर तू ये सोच रहा है कि वो बच्चा है तो उसके ऊपर इजी जाएगा, तो तुझे उसकी डेड बॉडी साफ करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अपना हीरो भी यहाँ पे नॉर्मली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है ओ तुमने अपने टीममेट पे ही अटैक कर दिया, दैट्स स्कैरी, तो तुम सच में एक क्रिमिनल थे। तो यहाँ पे ये गैंगस्टर की तरह एक्ट करते हुए कहता है वो कीड़ा मकोड़ा साला, वो तो बस मेरे रास्ते में आ रहा था, मैंने तो बस थोड़ा बहुत कचरा इस धरती से साफ किया। ये सुनकर तो
अपना हीरो भी पहले तो चुप रह जाता है, फिर वो एकदम से हंसने लग जाता है और वो कहता है, ओ तो तुमको पता है कि तुम एक कचरे हो, इसीलिए तुमने वहां पे जानबूझ के ट्रबल कॉज किया ताकि एसोसिएशन तुम्हें निकाल दे। यहाँ उसका बॉस तो इस पे हंसने लग जाता है, पर वो बुड्ढा अभी भी कंफ्यूज लग रहा था। यहाँ पे अपना हीरो कुछ बोलने वाला था, पर तभी यहाँ पे एकदम से अपनी पावर का चार्ज किया हुआ मुक्का मार देता है, जिससे उसके सर के पास एकदम खतरनाक सा धमाका होता है। पर ये देख के कुछ तो ये गार्ड कंफ्यूज सा लग रहा था। हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो ने बस जरा से इंच से उसको डॉज कर लिया होता है और वो कहता है एकदम से ऐसे ही हमला कर देना, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही रूड है? ये सुनकर तो ये बंदा और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, अपने दांत पीसने लग जाता है और एकदम से अपनी पूरी पावर के साथ फिर चार्ज कर देता है। पर अपने हीरो कहता है आई गेस अब ये मेरी बारी है। वो एकदम किक का स्टंट बनाता है और एकदम से उसके मुंह पे ही किक मार देता है, जिससे उसकी जॉ पूरी हिल जाती है और वो उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, पर एकदम से उसके तोते ही उड़ जाते हैं। यहाँ अपना हीरो भी हंस रहा होता है। यहाँ पे इन दोनों को भी दिखाता है, ये भी कहता है वाह ये अच्छा था। उसका बॉस उस बुड्ढे से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एकदम स्किल्ड पर्सन को लाया हूँ, अब बताओ। यहाँ पर हमें इस गार्ड को भी दिखाते हैं, उसकी तो एक ही किक में हालत खराब हो गई होती है, पर अपने हीरो पे स्टैंड लेते हुए कहता है हाँ मैंने तो सोचा था कि तुम कोई अच्छे अपोनेंट होगे, पर ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। ये गार्ड कहता है हाँ मुझे लग रहा था कि तू एक बच्चा है तो इसीलिए मैं तेरे ऊपर इजी जा रहा था, और पर तूने एकदम से हमला कर दिया। पर यहाँ पे वो भी मन में सोच रहा होता है, पर उसके वो रिफ्लेक्स, मैंने जैसे एकदम से हमला किया तो उसने डॉज कैसे की है ये, और इसकी किक के पीछे का वो फोर्स क्या था? वो ये भली बच्चे दिख रहा है पर इसकी स्किल्स एकदम प्रो लेवल पे हैं। अपने हीरो का बॉस कहता है लगता है तुम्हारे गार्ड को पहले ही समझ में आ गया कि वो इसे नहीं हरा सकता। पर यह बुड्ढा कहता है वो तो बस थोड़ा सा लकी हो गया था, एक किक तुक्के में क्या पड़ गई, वो प्रो थोड़ी हो जाएगा। पर अपना बॉस इसको कंटिन्यू करने देता और वो कहता है हाँ मुझे तो तुम्हारे गार्ड के लिए ही दया आ रही है। ये गार्ड भी गुस्से में जाता है और वो अपनी शर्ट फाड़ के अपने ऑरा को और भी तेजी से रिलीज करने लगता है। तो अपना हीरो कहता है तुम तो पक्का एक टैंक हो गए। यहाँ पे बुड्ढा भी कंफ्यूज होता है, वो भी पूछता है क्या ये इसकी एबिलिटीज को भी रीड कर सकता है? तो ये इसका बॉस कहता है हाँ बिल्कुल, तुम इतना चौक क्यों रहे हो? ये गार्ड गुस्से में कहता है भले तो किसी भी तरह के चिप ट्रिक्स का इस्तेमाल क्यों ना कर रहा हो, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगा असली ताकत। वो अपनी पूरे ऑरा को रिलीज करने लगता है और फिर हमें बताते हैं जब से ये एडिशन मतलब कि अवेकनिंग शुरू हुई है तब से लोगों ने अपनी एबिलिटीज से भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज को अवेकन करना शुरू कर दिया। पर लोगों के बिल्ड सब कुछ डिफरेंट होते हैं, तो सबने जो पावर को अवेकन किया वो भी डिफरेंट थी, और सब लोगों ने अपनी डिफरेंट पावर को अवेकन करने के लिए, उनको अच्छे से ट्रेन करने के लिए डिफरेंट एबिलिटीज को भी मैक्स आउट किया और उन्होंने उन्हीं स्किल्स को यूज किया जो उनकी पावर से मैच करती हो और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करती हो। ये देख के तो जेरियोंग भी बहुत ज्यादा इंप्रेस लग रहा था और वो भी कहता है उन्हीं में से एक रोल था टैंक का, और हमें इसको भी दिखाया जाता है इसके स्टेट्स भी बहुत ज्यादा बूस्ट होने लग जाते हैं जैसे वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। और हमें बताते हैं कि टैंक एक ऐसा रोल है जो अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करता है मॉन्स्टर के साथ में हेड ऑन फाइट करके, ताकि वो उसका एग्रो अपने ऊपर रखे और उसके टीममेट्स उसके ऊपर हमला करके उस मॉन्स्टर को वहीं पे ही खत्म कर दें। क्योंकि टैंक्स का डिफेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो कभी कभी तो वो टैंक्स इतने ज्यादा पावरफुल भी होते हैं कि बुलेट्स का भी उन पर कोई असर नहीं होता है। इसके साथ साथ कुछ टैंक्स तो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जहां पर भारी बमबारी हो रही है, बिल्कुल मिसाइल्स दागी जा रही हैं, और ऐसी जगहों पे टैंक्स को कुछ नहीं होता, उनके डिफेंस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि मिसाइल्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। देख के अपना हीरो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और वो भी सोचता है तो ये है एडवेंचरर की असली ताकत, क्योंकि अभी तक वो भी पूरी तरीके से एडवेंचरर नहीं बना था, उसने भी अपनी एबिलिटी को अवेकन नहीं किया था। तभी वो टैंक एकदम से अपने हीरो की तरफ आ जाता है और वो भी छलांग मार के अटैक करने वाला होता है, पर अपने हीरो इसको बाल बाल डॉज कर जाता है, पर उसके अटैक के प्रेशर से ही बहुत ज्यादा हवा निकलने लग जाती है। इससे जेरियोंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी में इस बुड्ढे को भी दिखाते हैं, वो तो इस प्रेशर से ही उड़ने से लग जाता है, पर तो पीछे से एक हाथ आ जाता है जिससे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो पीछे देखता है तभी ये इसका बॉस ही था जिसने एक हाथ से इसको लट्टियों की तरफ पकड़ के रखा था। तो पहले तो पूछता है कि बुड्ढे क्या तो ठीक है, पर वो एकदम से अपनी सिगरेट को निकालता है और वो कहता है ये कैसा पंक है। फिर वो इन लोगों से कहता है क्या तुम किसी और के काम की जगह पे ऐसी तबाही मचाने वाले हो? लड़ाई के बीचों बीच कौन ही इसकी बात सुनने वाला है। यहाँ पे तो ये बस डॉचिंग पे ही फोकस कर रहा था। यहाँ जेरियोंग कुछ नोटिस करता है और एकदम से एक पंच को आते हुए अवॉइड कर लेता है। यहाँ पर ये बुगाड़ भी एकदम टॉन्ट मारने लग जाता है और वो कहता है क्या हुआ, अब तुम पहले की तरह अपनी चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? जेरियोंग कहता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही किसी ऑब्वियस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। तो बॉस भी ये सब नोटिस करता है और वो भी कहता है ये उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो इस टैंक को नोटिस करता है और वो कहता है इसकी पावर एक डिसेंट से ट्रक के बराबर की होगी, अगर एक भी बार ये उससे हिट हुआ तो उसकी हड्डियां बिल्कुल पैरालाइज सी हो जाएंगी। पर उसे डर था कि यहाँ पर मेरी टेरिटरी में और भी ज्यादा तबाही हो सकती है, तो ये चिल्लाता है इन लोगों पे हे अब यहाँ पे इसके अलावा जितनी भी ज्यादा तबाही होगी उसके पैसे तुम लोगों को ही देने पड़ेंगे, तो इस मैच को जल्दी यहाँ पे खत्म करो। ये सुनकर तो जेरियोंग के भी पसीने छूट जाते हैं और वो भी कहता है डैम इट। पीछे से वो गार्ड कहता है लगता है तुम्हारे इस बॉस को कुछ पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, चलो मैं तुम लोगों को एक चीज बता ही देता हूँ, तुम्हारी जो चीप ट्रिक्स मेरे जैसे प्रो के सामने कोई काम नहीं आने वाली। पर अपना जेरियोंग कहता है हो ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा साउंड कर रहा है। अभी जेरियोंग पास ही पड़ा एक रॉड उठा लेता है और उसको चेक करने लगता है, तो ली भी पूछता है तू इसके साथ क्या करने वाला है? तो अपना हीरो उसको चेक करते हुए कहता है ये तो काफी रहेगा।
तभी ये टैंक अपने हीरो के ऊपर हमला कर देता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा था, वो तो तुम इसके चेहरे से ही देख सकते हो, जैसे उसकी आंखें एकदम खुली खुली रह जाती है, वो एकदम दांतों को पीसने लग जाता है। हमें बताते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए लोग तो समझते हैं कि टैंक्स को बीट करना बिल्कुल ही अनबीटेबल होता है, लेकिन टैंक्स की एक ऑब्वियस वीकनेस होती है और उसका एक नेचुरल एनिमी होता है। उसी समय जेरियन का बॉस पहले ही बता देता है कि चलो ये खत्म हो गया है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं अपना हीरो फोकस कर रहा होता है, यहाँ पे ये बंदा एकदम गुस्से में इसके ऊपर हमला करने लगता है, पर अपना हीरो भी रिट्रीट नहीं करता। वो बताता है टैंक्स की एक ऑब्वियस वीकनेस होती है डैमेज पर सेकंड, डीपीएस। एक ऐसा पर्सन जो अपनी पावर को कंसंट्रेट करके एक ही पॉइंट पे हमला कर सके, वो इनका नेचुरल एनिमी होता है। हमें दिखाते हैं ये लोग अपनी पावर के साथ क्लैश करते हैं और तभी अपना हीरो इसके एकदम जॉ पे मार देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये भी एकदम खून खा जाता है, इसकी जॉ बिल्कुल टूट जाती है, मतलब थोड़ी टूट जाती है। यहाँ अपना हीरो भी एकदम स्मग एक्ट कर रहा होता है पीछे से, यहाँ पे अपना इसका बॉस तो एकदम ऑब्वियस लग रहा था, उससे जैसे पता ही था कि ये सब उसका रिजल्ट होने वाला है। यहाँ पे उसका वो बुड्ढा कहता है वाह ये कैसे ही हो सकता है। ये बुड्ढा तो ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे उसका गार्ड बिल्कुल ही इनविंसिबल एग्जिस्टेंस है, जिसे कोई नहीं हरा सकता। पर सच्चाई तो यही है कि वो एक ही रोड में चारों खाने चित हो चुका है, पर इस गार्ड के कॉन्फिडेंस अभी भी डाउन नहीं हुआ होता है, ये गिरे हुए रहता है, फिर भी एकदम ओसी टोन में कहता है तूने ऐसे स्विंग करना कहां से सीखा। जेरियन कहता है क्या तू क्या बकवास कर रहा है, जरूर तुझे साथ कुछ तो गलत हुआ है, तू कुछ गलती कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है या शायद वो कोई गलती नहीं कर रहा है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, उसका फिगर एकदम इंपोजिंग सा लग रहा था, बहुत खतरनाक सा दिख रहा होता है, और अगर तुम लोगों ने इस बंदे को पहचान लिया है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना मैं तो अभी बता ही रहा हूँ। फिर अपना हीरो कहता है मेरे फादर, हाँ वो पर्सन इसका फादर ही था। फिर हमें एक सिस्टम विंडो में बताया जाता है कुछ रैंक्स के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, बस इतनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस तुम इतना समझ लो मिलिट्री में पावर की रैंक बताई जाती है, कॉपर रैंक, सिल्वर रैंक और गोल्ड रैंक, बस ये 3 रैंक ही है इंपोर्टेंट। फिर हम जेरियन के पास्ट में जाते हैं जहां पर उसके फादर ही उसके लिए सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचरर थे। वो हमेशा अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और वो उसकी नजरों में ग्रेटेस्ट एडवेंचरर इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो उसके फादर थे, क्योंकि उनका नाम यू सी योंग, और वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और अगर तुम लोगों को स्टोरी की स्टार्टिंग का वो गार्ड याद है जिसने अपनी पावर को शुरू में अवेकन किया था और एक मॉन्स्टर को हरा दिया था, हाँ ये वही है जिसने एडवेंचरर्स की टोली को आगे बढ़ाया और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया। दी फर्स्ट जनरेशन हीरो, वो सच में लेजेंडरी थे। जिन लोगों ने बस कॉपी किताबों में इनके बारे में पढ़ा है वो सच में इनको बहुत एडमायर करते थे, पर जो कुछ भी इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस समय के एडवेंचर्स के लिए ये नर्क के जैसा था और सबसे ज्यादा खतरनाक, उनके पास किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये पावर क्या होती है, ये डंजन क्या होते हैं, वो किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ऐसे मॉन्स्टर जो अभी के लिए मारना बहुत आसान होता है पर उनके लिए भी इनको बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती थी। उन समय के एडवेंचर्स के लिए ये सब कुछ एक अनजानी क्लाइमेटी की तरह थी, वो एक ऐसा खतरा था जिसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, वो कहीं से भी आ सकता था, कैसे भी हमला कर सकता था, इन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था, अपनी ताकत को हर समय तैयार रखना पड़ता था। उस समय किसी भी तरह की स्किल एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पर किसी भी टाइप के पावरफुल इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई पावरफुल हथियार नहीं थे इनके पास। ऐसे मरने और मारने की हालात में इन फर्स्ट जनरेशन के एडवेंचर्स ने अपने हालात संभाले, उन ये पता भी नहीं था कि ये सब कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, बस वो लोग आगे बढ़ते रहे और अपने एक्सपीरियंस को अगली जनरेशन को पास डाउन किया। हमें दिखाते हैं वही गार्ड अब भी लड़ रहा होता है, हमें एक टनल से किसी की आवाज आती है और हमें दिखाते हैं कि कुछ उसकी रिइंफोर्समेंट वगैरह आ चुकी होती है और वो लोग जब आके देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के मुंह में एक स्पीयर जैसी कोई चीज घुसी हुई होती है और उसी के बगल में वही गार्ड सांस ले रहा होता है जोरों से और वो कहता है कि यहाँ पर खेल खत्म हुआ। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होती है और अब वो बूढ़ा सा हो चुका होता है, पर अब उसका नाम बदल के हो चुका होता है ड्रैगन स्लेयर यू शी होंग, क्योंकि ये निकनेम उस पर्सन को दिया जाता है जिसने सबसे पहले ड्रैगन को हंट किया होता है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था और जिसकी पावर सबसे ज्यादा पावरफुल थी। इस दुनिया का सबसे पहला एडवेंचर वो जेरियोंग के फादर थे और जेरियोंग भी इसीलिए उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता था, वो भी इनको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, वो भी फ्यूचर में उन्हीं के जैसा बनना चाहता था, वो इनकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। वो समझता था कि ये इस दुनिया में इनविंसिबल है, पर वो इनविंसिबल एग्जिस्टेंस भी एक दिन खून खांस देता है, जिसे देख के तो अपने हीरो की भी दुनिया हिल जाती है। वो हमें दिखाया जाता है कि इसके मुंह से भी बहुत जोर से खून निकल रहा होता है, उसका बेटा इसकी तरफ भागते हुए आता है पर वो इसे वहीं पे ही रोक देता है। इसकी ऐसी हालत का कारण था एक पॉइजन जो इसे अंदर से ही मार रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी पॉइजन का सामना नहीं किया, उसने हजारों बार पॉइजन का सामना किया है, पर यह पॉइजन बहुत अलग था क्योंकि तब से लेके अब तक वो भी इसे ओवरकम नहीं कर पाए। इसका और एक रीजन था क्योंकि वो डेकेड्स से लड़ाइयां कर रहे थे, जिसकी वजह से अब उनकी बॉडी भी अपनी लिमिट पे आ चुकी थी और जो उनके दोस्त जिनके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर काम किया, जिन पे उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया
आया और उनसे उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली। उनका फेम, उनका पैसा सब कुछ छिन चुका था और सालों तक वो मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से प्रताड़ित हो रहे थे। और कुछ ही सालों में लोगों ने ड्रैगन स्लेयर यू शिहोंग को भुला दिया। फादर ने अपना सब कुछ खो दिया और इसके बाद भी वो ऐसे पॉइजन से सफर कर रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं था। और जो कुछ बचा था वो था एक फॉरगेटन एडवेंचर जिसे सब लोग भूल चुके हैं। यहाँ पर अपना जेरियोंग भी ये सब याद कर रहा था तो वो जब बहुत ज्यादा दुखी सा हो गया था, वो अपना डंडा फेंक के वापस यहाँ से जाने लगता है। जेरियोंग का बॉस कहता है तो सब कुछ स्मूथली चला गया, पर ये तो अभी भी सदमे में था। ये कहता है ये कैसे हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा पिल्गू कैसे हरा सकता है, इसे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा था। तो ये उसका बॉस कहता है हो सकता है कि तुम्हारा गार्ड इतना भी पावरफुल नहीं था। और जेरियोंग आराम से स्टाइल से आते हुए कहता है वो तो अपने टीममेट्स को पीटने के बाद उसकी वाई कर रहा था, ये तो ऑब्वियसली कमजोरों की निशानी है। एक अच्छा एडवेंचर सिर्फ दो रीजन की वजह से ही रिटायरमेंट लेता है। पहला, या तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि वो अब और एक्सप्लोर नहीं कर सकता, और दूसरा, या तो वो अपने मिशन के दौरान ही मारा गया हो। फिर वो अपनी कोट पहनते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि पिल्गू की सैलरी कितनी थी, पर अगर वो किसी मजदूर की एक दिन की मजदूरी से ज्यादा थी तो तुझे तो उसे फायर कर देना चाहिए। फायर कर देने का मतलब नौकरी से निकाल देना। तुम्हें तो पता ही होगा स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। पर तभी उसका बॉस इस बुड्ढे के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है मेरा एम्प्लॉय थोड़ा सा रूड है तो इसको दिल पे मत लेना, और अब काम के पैसे डबल लगेंगे। बुड्ढा इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है किस तरह की बकवास, तभी एकदम से डरावना से चढ़ावना। तो कहता है हे, सब कुछ तुमने शुरू किया था, हम कुछ भी फ्री में नहीं करते, इससे तो इसके पसीने छूट जाते हैं। ये अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर उसका बॉस चेयर पे बैठ जाता है और अपना हीरो पानी पी रहा होता है। अब उसका बॉस कहता है हे जेरियोंग, क्या तुमने कभी इंपीरियल वास के बारे में सुना है? ये सुनकर तो जेरियोंग भी अपना पानी थूक देता है और वो कहता है हे क्या हमें उससे तो फाइट नहीं करनी है ना, ये थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो जाएगा? फिर हमें इंपीरियल वाफ की एक शैडो भी दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है इंपीरियल वाफ का जो डेंजर सिग्नल है वो सिर्फ कोरिया में ही नहीं, इस दुनिया में ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री के डेंजर सिग्नल्स में काउंट किया जाता है। और ये योदो नामक की एक सिटी होगी, उसके अंदर इसने अपना नेस्ट बना रखा है जो कोरिया का सबसे हाई डिफिकल्टी का डंजन है। बॉस अपनी सिगरेट पीते हुए कहता है हाँ भले ही टॉप रैंक के एडवेंचरर के लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और तुम्हारे जैसे स्मगलर के लिए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर एक वाइट रैंक एडवेंचरर के लिए। उस बर्थडे के हिसाब से कल एक बहुत ही बड़ी रेड हुई थी जिसके अंदर कोरिया की आर्मी ने, बहुत सारे टॉप रैंकर्स ने। तो अपना हीरो कहता है ओ सात सबसे पावरफुल, तो अपना उसका बॉस कहता है नहीं, कोरिया के सारे ही सबसे पावरफुल स्टार्स, अगर कोई दो पावरफुल स्टार्स भी एक साथ मिलकर फाइट करे ना तो मीडिया पागल हो जाएगी। पर वो डंजन भी फेल्ड अटेम्प्ट रहा, पर उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने क्वीन बी को तो हरा ही दिया था। उसी समय किसी एक 7 स्टार के एक मेंबर ने उस क्वीन की रॉयल जेली को चुरा लिया और अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा उस डंजन के अंदर से स्मगल करवा दिया। जेरियोंग पूछता है रॉयल जेली, तो उसका बॉस बताता है रॉयल जेली एक नेचुरल सब्सटेंस है जो न्यूबॉर्न क्वींस को खिलाया जाता है, ये एक तरीके का नई पैदा हुई क्वींस के लिए खाना ही होता है। तो अपने हीरो सर पकड़ लेता है और वो कहता है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, फिर भी एक वाइट रैंक एडवेंचरर उसे स्मगल क्यों करवाना चाहता था? उसका बॉस बताता है बस खाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्वीन बी की रॉयल जेली होती है ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। ये सुन के तो अपना जेरियोंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें इस चैप्टर के एंड में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है अगर तुम्हें किसी भी डंजन में घुसना है तो उसके लिए गवर्नमेंट और एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ती है, पर एक तरीके के जेमस्टोन होते हैं जो टेम्परेरी लाइसेंस दे सकते हैं, उसकी मदद से तुम उन डंजन्स में एंटर कर सकते हो। फिर हम कंटिन्यू करते हैं वही टूटी फूटी जगह, वहीं पे हमारा यही सीन शुरू होता है फिर से उसी जगह से जहां पर उसका बॉस एक सिगरेट पी रहा होता है और वो कहीं जा रहा था। वो कहता है ऑफ कोर्स ये रॉयल जेली की बस एक अफवाह ही है। फिर वो कहीं जाता है गेट के पास जिसपे अजीब अजीब से सिग्नल्स बने हुए होते हैं। फिर वो अपना ऑरा से लटा हुआ हैंड को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। हमें पहले स्टेट में तो दिखाया जा रहा था कि ये कभी डंजन्स में गए ही नहीं है, पर इसकी पावर से तो ऐसा कहीं नहीं लगता, जरूर इसने अपने स्टेट को सील करके रखा है। अभी तो बस शुरुआत है यार, थोड़ा इंतजार तो करो, अभी जल्दी तुमको सब कुछ पता चलेगा। तो ये जो गेट ओपन हुआ है ये एक डंजन का गेट है जो कि उसने एक जेमस्टोन के थ्रू एक्टिवेट किया है। और फिर वो बहुत पीछे से कहता है मुझे पता है कि मैं ये हमेशा बोलता हूँ पर तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, यहाँ पे मर मत जाना, ये वाला मिशन कुछ ज्यादा ही अनोइंग होने वाला है। फिर जेरियोंग अपना काम कर रहा होता है पर तभी उसका बॉस उसकी सिगरेट का धुआं सीधा उसके मुंह पे जाके छोड़ देता है। ये सुन के तो अपना जेरियोंग भी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? बॉस कहता है मैं सोच रहा था कि तुम मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। ओ तो जरूर तुम उसी चीज के बारे में सोच रहे होगे, एक ऐसी मेडिसिन जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, क्या तुम उसको चुराने के बारे में सोच रहे हो? जेरियोंग आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं, इसका कोई पॉइंट नहीं है, वैसे भी ऐसे लोग जरूर इसके कुछ ज्यादा ही रूमर सुनाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है हाँ भले ये कितना ज्यादा पावरफुल एंटीडोटी क्यों ना कहा जाता हो, वो मेरे फादर को क्यों नहीं कर सकता, वरना मेरे फादर कभी इस पे हार नहीं मानते। फिर वो डंजन का दरवाजा खोलकर उस डंजन के अंदर ही चला जाता है और हमें बताया जाता है कि ऐसे ही डंजन जो अभी हमको दिखे हैं वैसे ही इस पूरे वर्ल्ड में ही क्रिएट होने लग गए थे एनिलेशन की वजह से ही, और इनमें से सबसे पावरफुल 2 डंजन्स कोरिया के अंदर ही हैं। पहला है जी जू
जूडो, जो कि एक वोल्केनिक रेंज से फ्यूज हो चुका है जिसके अंदर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक से वोल्केनोस हैं, और दूसरा एगार फॉरेस्ट से फ्यूज हो चुका है जो कि इसी सोल सिटी के बीचों बीच है। और अभी जो अपना हीरो इस डंजन में है इसका नाम है फॉर्मर बोमरे। ये एक लो रैंक का डंजन है और ये डी रैंक की डिफिकल्टी के साथ है, और ये डंजन उस लेजेंडरी सोल के डंजन से भी जुड़ा हुआ होता है। उस सोल का डंजन बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा शहरों को उसने घेरा है और उसको आज तक कोई भी पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं कर पाया है। अभी तक लोग उसके अंदर जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने जाने गवाई हैं, लेकिन वो कोई सटीक रास्ता नहीं निकाल पाए। जेरियोंग सोचता है उन 7 स्टार के मेंबर्स में से जिसने भी रॉयल जेली चुराई है उसका सबऑर्डिनेट इसी जंगल के किसी मीटिंग पॉइंट पे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर आया उसने अपनी टीम के साथ कांटेक्ट ही खो दिया। ये हो सकता है कि वो रॉयल जेली को लेके भाग गया हो, नहीं मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है यहाँ पे कोई इसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर वो पास्ट को याद करता है जहां पर उसका बॉस बता रहा था कि उस बंदे ने जरूर बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस की होंगी, बस तुम्हें बस ये करना है कि उस बंदे की बॉडी लानी है और उसके साथ जो कुछ भी हो सब कुछ लाना है। चलो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपने काम पे ही फोकस करना है। तो अपना हीरो पे वापस जाने लग जाता है और वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं वो चीज लेके भाग जाऊंगा? तो ये बंदा हमेशा की तरह सिगरेट पीते हुए कहता है हाँ मुझे नहीं लगता, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, केयरफुल रहना। बस याद रखना कि वो क्वीन बी का रॉयल जेली बहुत ज्यादा प्रीसियस है, उसके लिए सिर्फ इंसान ही अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालने वाले, उसकी सुगंध पूरे फॉरेस्ट में फैली होगी। तो इसलिए पूरे फॉरेस्ट में आ जाता है और हमें बताने जाता है कि उसकी स्मेल सच में वो भी सूंघ पा रहा था। और यहाँ पर वो देख के कुछ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो भी कहता है डैम इट, और हमें दिखाते हैं कि मैसिव फुटप्रिंट को, ये बहुत ही जायंट सा मॉन्स्टर लग रहा था इसको। ये भी मन में सोचता है मुझे लगा ही था कि बहुत सारे मॉन्स्टर इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होने वाले हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, एक लड़की बहुत ज्यादा हांफते हुए भाग रही थी और ये किसी चीज से हांफते हुए भाग रही थी, उस चीज को अभी हमें दिखाई नहीं देता, वो वहीं पे कहीं पे जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम है जिंग सिरियोंग और ये वॉरियर हाई के ही फर्स्ट स्कूल में है। वॉरियर हाई हमें बताया गया था कि शुरुआत में कि कोरिया का नंबर 1 स्कूल है, और हमें बताते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, पर ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को इस टाइम पे फेस कर रही है। ये उसके मिड टर्म के लिए एक इजी डंजन ट्रिप होने वाली थी, पर इसकी जगह पे उसका सामने हुआ एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ जिससे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़की कितनी छोटी और मॉन्स्टर का साइज कैसा है। इस लड़की ने तो अपनी आंखें और अपनी सांसों को भी एकदम बंद कर लिया था, वो एकदम से अपनी आंख खोल के देखती है और वो कहती है क्या ये क्या था, वो क्या चला गया क्या यहाँ से? ये टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल था, बस इस डंजन में बहुत सारे कॉइन रखे हुए हैं और तुमको जितने हो सके उतने ज्यादा कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहिए था। ये डंजन टेस्ट एक छोटा सा कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस के लिए था। ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि हो सकता है कि इसको D+ की रैंकिंग मिल जाए, और वो सोचती है कि ये डंजन तो हमेशा इस डंजन का एरिया सबसे लोएस्ट रैंक में होना चाहिए था। एवर यहाँ पे जो मॉन्स्टर रहते हैं उनका भी इंटेलिजेंस सबसे कम होना चाहिए, उनकी पावर लिमिट भी कम होनी चाहिए, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल पे है। हमें दिखाते हैं कि इस लड़की ने भी इसको नोटिस कर लिया होता है, ये एकदम से डॉज कर जाती है। हमें दिखाते हैं उसने अपने चारों हाथों से अटैक किया होता है। ये लड़की भी सोचती है भागना तो इसमें इम्पॉसिबल है, वो गुस्से के मारे अपने दांत पीसने लग जाती है। वो तुरंत ही समझ गई थी कि अब वो जो कर सकती है वो बस एक मिरेकल के लिए आशा ही कर सकती है, और भले ही वो फाइट बैक क्यों ना कर ले, पर इस मॉन्स्टर के सामने हमें दिखाता है ये तो एकदम खतरनाक तरीके से इसको खाने की तरह देख रहा होता है। हमें इसकी स्टेटस भी दिखाई जाती है, इसका नाम है टाइटन एप, ये जवान है और इसका डेंजर रैंक 3 स्टार का है। ये लड़की भी कुछ कम नहीं होती, इसने भी 3 एरोस को एक साथ फायर किया होता है, पर इसके नजर में बस वो लड़की खाने के तौर पे ही दिख रही होती है। वो अपने हाथों से ही उन तीनों को ब्लॉक कर लेता है और वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो सीधा ही इसको अपने खाने की तरह ही देख रहा होता है। वो तुरंत ही एक हाथ से अटैक करता है और बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट सा होता है, पर वो लड़की दूर जाके खिसका जाती है क्योंकि वो भी एक आर्चर है, तो उसकी एजिलिटी सच में बहुत अच्छी थी। ये लड़की भी समझ जाती है कि भले मैं इसके ऊपर कितने ही शॉट्स क्यों ना फायर कर लूं, मैं इसको नहीं मार सकती। बस ऐसा ही समझो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तुम्हें मेरे एरोस को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा ही पागलों की तरह आगे आते रहो। वो अपने तीर को एकदम लोड करती है और हमें दिखाते हैं कि उसने अपनी बहुत सारी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। उसका नाम फिर से पता नहीं क्यों बताया गया है, जिन सेरों। फिर वो आगे बढ़ जाती है और वो एक फायरी एरो को लोड करती है। उसने एक ऐसी क्लास को अवेकन किया था जो कि मैजिक को अपने एरोस के अंदर इम्ब्यूट करती है, एक मैजिक आर्चर। उसने अपनी स्किल फ्लेम बम्बार्डमेंट का इस्तेमाल किया था और हमें बताते हैं कि एरोस में किसी भी टाइप के मैजिक का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर उसने अपनी सारी ताकत लगा के अपने सारे सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन का यूज किया था। ये एक्सप्लोजन जरूर से एक 3 स्टार डेंजर लेवल की स्पीसीज को मारने के लिए काफी था, पर ऑफ कोर्स ऐसा तभी होता जब वो सही से लैंड हिट कर पाती, मतलब कि उसका एरो उसने डॉज कर लिया था पेड़ों पे चढ़ के। ये देख के तो ये लड़की भी सदमे में चली जाती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, भागो। और अब तो ये मॉन्स्टर भी समझ गया था कि ये लड़की अब और कुछ नहीं कर सकती, तो पूरी ताकत से इसका पीछा करने लगता है। ये अब चेज शुरू हो चुकी थी, ये जंगली सुअरों की तरह इसका
फॉलो कर रहा था और इसकी नजरों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर तभी मॉन्स्टर के सर पे हमला होता है और हमलावर कोई और नहीं, अपनी इस कहानी का हीरो जेरियोंग था। और इस लड़की की नजरों में भी ये अब एक जीता जागता लेजेंड बन चुका था और जेरियोंग का हमला उस मॉन्स्टर की ठोड़ी पे ही जाके लगा था। जेरियोंग भी इससे थोड़ा सेटिस्फाई तो लग रहा था, पर उसे भी पता था कि बस इतना काफी नहीं होगा, इसीलिए वो अपने पीठ के पीछे से कुछ तो ऐसा अजीब सा हथियार सा निकालता है जिसके बारे में सिस्टम को भी कोई नॉलेज नहीं थी। इसे ही लेके अपना हीरो सीधा ही उस मॉन्स्टर के ऊपर पूरा रश कर देता है, जिसे देख के लड़की भी हैरान हो जाती है। वो भी सोचती है क्या सामने सामने से उस खतरनाक से मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं इस मॉन्स्टर को भी दिखाते हैं पूरे गुस्से में अपने हीरो पर हमला करने जा रहा होता है, पर अपने हीरो चिल्लाता है अपनी आंखें बंद कर लो। तो ये लड़की एकदम बहुत सी हैरान सी हो जाती है एंड देन वो एकदम से इसको भी देखती है, गुस्से में लग रहा होता है, एकदम से टकराने ही वाले होते हैं। ये एकदम से कोई तो ये हमला था, कुछ नहीं क्या है, कौन सा हथियार है ये, एकदम से इसका यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत खतरनाक सी लाइट निकलती है, वो लाइट इसी मॉन्स्टर पे पड़ती है। ये लड़की भी अपनी आंखें बंद कर लेती है इंस्टिंक्टिवली, पर यहाँ पे इस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं, ये भी बस इसको देखते ही रहता है और इसकी आंखें बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। और हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो एक जगह पे लैंड करता है, वो स्टाइल से उसी हथियार को ट्विंगल करते हुए कहता है जी मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए, भले ये मेरा आखिरी था। पहले तो सिस्टम इसका कोई नाम वाम कुछ नहीं बता पा रहा था, पर अब बताता है इसका नाम है स्टनिंग टॉर्च। ये समुद्री डंजन्स के डीप में रहने वाली कुछ ऐसी चमकदार मछलियों के खाल से बनती है। इसके अंदर स्टनिंग की एबिलिटी है और ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है। पहले तो ये एडवेंचर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था, मतलब कि बहुत सारे लोग इसके लिए पागल थे, पर इसके यूज के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखें और अपनी एबिलिटीज को खो दिया। इसके कारण अब इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है और सरकार के द्वारा भी इसको अब स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। पर इलीगल स्मगलर के लिए किस तरह का बैन? फिर वो इस लड़की से कहता है हे यहाँ पर देखो, फिर एकदम से उसके पास आते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, तुम्हारे पास अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। भले इस डंजन में कुछ भी होता है, अगर कोई एडवेंचरर नोटिस ना करे और वो कुछ ऑथराइज नहीं है तो वो किसी टाइप की मदद नहीं कर सकता। पर इसने ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की के पास बस कुछ ही सेकंड बचे हैं? और ये तो बस डी रैंक का डंजन है और इसके शुरुआती मॉन्स्टर में ही इसका सामना एक 3 स्टार लेवल वाले बीस्ट के साथ हो गया, तो आगे इसके साथ क्या ही होने वाला है? और आखिर ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसने इसके फादर एक ड्रैगन स्लेयर को इतने समय तक बेड पे रहने के लिए मजबूर कर दिया, और क्या वो इसका क्योर ढूंढ पाएगा? तो अब इसके लिए तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो, अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं जल्दी से तुम्हारे लिए नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगा। बाय बाय।